अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मेरा नाम इनाम काजी है और आज की इस वीडियो में हम एक और पोएम द एबट ऑफ कैंटरबरी की रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये पोएम एक अननोन ऑथर की लिखी हुई है और इसका जो ओरिजिन बताया जाता है वो तकरीबन 13th सेंचुरी के अराउंड बताया जाता है। और ये सीना बसीना चली आ रही एक बैलेड है। बैलेड का मतलब वो पोएम जिसमें कोई वाक़या, किस्सा या कोई कहानी बयान की जा रही होती है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। द पोएम द एबट ऑफ कैंटरबरी इज अ बैलेड ऑफ एन अननोन पोएट टेलिंग एन एंशिएंट स्टोरी कंसिस्टिंग ऑफ 108 लाइन्स ऑफ रेगुलर रिदम। अच्छा, ये एक एंशिएंट स्टोरी है, जैसे मैंने बताया सीना बसीना चली आ रही है। बहरहाल आगे पढ़ते हैं। अ बैलेड इज़ अ पोएम, ये बैलेड के बारे में है कि अ बैलेड इज़ अ पोएम और अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज। ट्रेडिशनल बैलेड्स आर टिपिकली ऑफ अननोन ऑथरशिप्स। बहुत सी ऐसी बैलेड्स हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो नज़्म की सूरत में लिखी गई हैं, जो ज़्यादातर ट्रेडिशनली सीना बसीना या हर कल्चर में किसी न किसी शक्ल में मौजूद होती हैं। तो अक्सर ऐसी हैं जिनके ऑथर्स के बारे में इल्म नहीं है, अननोन ऑथरशिप है उनकी। दे हैव बीन पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, जैसे मैंने बताया। अब ये जो बैलेड है पर्टिकुलरली इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड हैड अ रेपुटेशन ऑफ सीजिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम द क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब जो क्रिश्चियन मजहब के जो पेशवा लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जो उस वक्त का किंग जॉन इंग्लैंड का जो बादशाह था वो मशहूर था इस हवाले से। और वो जो क्लर्जी मैन होते थे उनके रहन सहन से, इन चीज़ों से बहुत वो जेलस होता था। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक तो किंग जॉन को यहाँ जालिम बताया है, दूसरी तरफ बेसिकली जो क्लर्जी मैन थे उस वक्त के, चर्च के जो पेशवा थे मजहबी, उनके हवाले से भी इसमें तनकीद पाई जाती है कि उनका जो लाइफ स्टाइल था वो आम लोगों से बहुत बुलंद था। बुलंद इन अ सेंस कि बहुत वो लेविश किस्म की लाइफ गुजारते थे। वजह उसकी क्या थी कि वहाँ वो चर्च के नाम पर ख़ुद को लोगों पर मुसल्लत करके लोगों पर एक तरह की हाकमियत जो है वो कायम उन्होंने रखी हुई थी, और लोगों को एक तरह से वो रियाया की तरह से ट्रीट करते थे। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल इसके सामने हमने रखने हैं। आगे पढ़ते हैं। This poem tells how King John, envious of the Abbot of Canterbury's hospitality and popularity, compels him on pain of death to answer three impossible questions. वो उससे बड़ा जेलस होता है किंग जॉन, और वो जो है उसको बुलाता है अपने दरबार में, उससे पूछता है कि इतने मालो दौलत तुम्हारे पास कैसे आई है। अब वो ज़ाहिर है अपनी सफाई पेश करता है, लेकिन चूंकि बादशाह को उसकी मालो दौलत से चिढ़ होती है, उसको हथियाना चाहता है, तो वो उसको ऐसे तीन मुश्किल सवाल देता है, मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल सवाल देता है कि उनके अगर उसने आंसर नहीं किए तो वो उसकी जान भी ले लेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी अपने कब्ज़े में ले लेगा। बहरहाल एबर्ट बेचारा मारा मारा फिरता है और बिलाखिर उसका जो शेफर्ड होता है, जो चरवाहा होता है उसके इलाके का, वो उसकी मदद करता है। यह हम आगे इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर्चुनेटली द एबर्ट्स शेफर्ड अपीयर्स इन डिस्गाइज टू आंसर द क्वेश्चंस क्लेवरली। शेफर्ड्स आंसर्स प्लीज द ग्रीडी किंग एंड ही रिवॉर्ड्स द शेफर्ड एंड स्पेयर्स द एबर्ट्स लाइफ। तो शेफर्ड बड़ी अपनी होशियारी से, चालाकी से उन सवालात के जवाब देता है, जिससे किंग बड़ा खुश होता है और खुश होकर उसकी जान बख्श देता है एबर्ट की और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को भी। प्लस ये कि जो शेफर्ड था उसको भी वो बहुत सा रिवॉर्ड देता है। तो ये था मुख्तसर सा पोएम के बारे में। लेट्स नाउ रीड इट्स समरी। किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड वॉज अ क्रूअल रूलर हु ऑफन मेड रॉन्ग डिसीजंस। उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक अच्छा रूलर नहीं था। उसके ज़माने में ज़्यादातर गलत काम हुए, अच्छे काम बहुत ही कम हुए। तो यहाँ उसी बादशाह के बारे में बता रहे हैं। वन डे ही लर्न अबाउट एन एबर्ट ऑफ कैंटरबरी हु लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ। अच्छा, यहाँ ये जो वर्ड एबर्ट यूज़ हो रहा है ये बेसिकली नाम नहीं है, ये उसका टाइटल है। जो मुख्तलिफ इलाके के चर्चेज़ होते हैं उनका जो हेड होता है वो एबर्ट कहलाता है। तो यहाँ वो एबर्ट बेसिकली उसका एक टाइटल है, उसकी पोजीशन के हवाले से, इसलिए इसको स्मॉल लेटर से लिखा गया है। सो ही लर्न अबाउट एन एबट ऑफ कैंटरबरी, एंड कैंटरबरी के एबट के बारे में उसको पता चलता है कि ही लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ विद 100 सर्वेंट्स वेयरिंग एक्सपेंसिव क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी। यानी वो बड़े शान व शौकत के साथ, उसके बहुत सारे खादिम उसके जो है दरबार में या घर में मौजूद रहते थे, और हर वक्त जो है मेहमानों का आना जाना, और बड़ी उसकी शोहरत थी इस हवाले से। तो ये चीज़ें बादशाह तक पहुँचती हैं। दिस अपसेट द किंग। किंग ये सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है। परेशान का मतलब कि वो, कि मेरे बराबर स्टेटस का कौन शख्स है जो बादशाह की तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है। सो ही समन्ड द एबर्ट टू एक्सप्लेन हिज लाइफ स्टाइल। समन्ड का मतलब हुक्म जारी करना, उसको सरकारी हुक्म जारी करके बुलाया जाता है। द एबर्ट एक्सप्लेन दैट वॉट एवर ही हैड वॉज लीगली हिज। वो बताते हैं कि जो कुछ मेरे पास है मेरा जायज़ कमाया हुआ है, मुझे इनहेरिटेंस में जो है मालो दौलत मिली है, मेरे आबा व अजदाद से ये चीज़ें मिली हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने किसी से
गलत तरीके से हासिल किया हो। ही हैड इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ मनी बट द किंग अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ ट्रेटर, लेकिन बादशाह चूंकि बिल्कुल ही दूसरे मूड में होता है तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन को कबूल करने के बजाय कहता है कि तुम ज़रूर कोई गद्दारी कर रहे हो, बादशाह के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हो। बहरहाल वो उसको ट्रेटर जो है करार देता है, गद्दार करार देता है, एंड थ्रेटन टू कन्फिस्केट हिज बिलोंगिंग्स अनलेस ही आंसर्ड 3 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस विद इन 3 वीक्स। तो वो उसको धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे सवालात के जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हारी तमाम बिलोंगिंग्स या प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर लूँगा। कन्फिस्केट का मतलब कब्ज़े में ले लेना सरकारी। अगर तो उसके 3 हफ्तों के अंदर अंदर उसने जवाबात नहीं दिए तो बस उसकी ज़िंदगी और उसकी माल और दौलत सब बादशाह के कब्ज़े में चली जाएगी। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ की चीज़ें हैं कि 3 वीक्स का वो टाइम देता है। द क्वेश्चंस वर अबाउट द किंग्स वर्थ। अच्छा, वो क्वेश्चंस क्या थे? क्वेश्चन पहला ये था कि बादशाह ने उसको कहा कि मुझे बताओ कि मेरी वर्थ क्या है। वर्थ का मतलब कि मेरी माल और दौलत के हिसाब से, मेरी शान और शौकत के हिसाब से मेरी रुपयों में कितनी कीमत बनेगी। और रुपयों में भी ऐसी अपने गोल मोल से जवाब नहीं देना, बल्कि एग्जैक्ट बताना है कितने करोड़, कितने लाख, कितने हज़ार और कितने, यानी एक एक पाई के अंदर। एक तो ये सवाल था। दूसरा था हाउ लॉन्ग इट वुड टेक द किंग टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, के बादशाह पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं दुनिया के गिर्द कितने वक्त में चक्कर लगा लूँगा। अब ये ज़ाहिर है ये इम्पॉसिबल किस्म के क्वेश्चंस थे, इनके आंसर्स। और तीसरा आखिरी सवाल होता है, वो तो समझ लें बिल्कुल ही ऐसा होता है कि जिसको कोई आंसर कर ही नहीं सकता, और वो था कि व्हाट द किंग वाज थिंकिंग ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन, कि ये बताए कि बादशाह इस वक्त क्या सोच रहा है। तो ये 3 सवालात देता है उसको और 3 हफ्तों का टाइम दे देता है। अच्छा, 3 हफ्तों का टाइम भी वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि ये मैं तो बिल्कुल, मेरी तो दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कैसे आंसर करूँ, आप मुझे कुछ वक्त दे दें। तो बादशाह को भी कॉन्फिडेंस होता है कि ये कहाँ से ये सवालात के जवाब लाएगा, 3 हफ्ते का वो वक्त आराम से उसको दे देता है। द एबट वॉज अनेबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड सॉट हेल्प फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स। वो बेचारा मायूस परेशान इधर उधर जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे जवाब जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ज़ाहिर है इन सवालात का जवाब देने से कासिर होते हैं। सो ही फेल टू फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, कोई उसको जवाब नहीं मिलते, वक्त उसका गुजरता जा रहा होता है। थक हार कर, मायूस होकर वो अपने इलाके में वापस लौटता है। सो डिसअपॉइंटेड द एबट रिटर्न होम। ही हैड वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, और अब तो चंद ही दिन उसके बाकी रह गए होते हैं। इवेंचुअली हिज शेफर्ड ऑफर्ड टू इम्पर्सोनेट हिम एंड आंसर द क्वेश्चंस। आखिर में जब उसकी मुलाकात अपने चरवाहे से होती है, अपने इलाके के गांव के, तो वो उसको ऑफ़र करता है, और ऑफ़र क्या होती है कि मुझे अपना ये गाउन, अपनी ये टोपी, जो भी उसका पहनने की चीज़ें होती थी एबर्ट की, वो कहता है कि मुझे आप ये उधार दे दें, अपने जो खादिम हैं वो उधार दे दें, अपना जो घोड़ा है वो उधार दे दें, तो मैं आपकी जगह इम्पर्सोनेट, यानी आपकी जगह एबर्ट बनकर मैं जाऊँगा बादशाह के दरबार में इन सवालात के जवाब देने। द शेफर्ड वेरी स्मार्टली रिस्पॉन्डेड दैट द किंग्स वर्थ वॉज ओनली 29 पेंस विद हिज क्राउन। अच्छा, अब वहाँ जाता है और शेफर्ड बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ सवालात के जवाब देता है। और जवाब क्या होता है? पहले सवाल का बादशाह ने पूछा था मेरी कितनी कीमत है, तो कहता है कि 29 पेंस आपकी कीमत है। और किस वजह से कहता है वो आगे हम तफसील जब पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। और सेकंड उसका सवाल जो था कि मैं कितने वक्त में दुनिया के गिर्द चक्कर लगा लूँगा, तो उसका जवाब वो कहता है कि ही का मतलब यहाँ बादशाह की बात हो रही है। ही कुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन 24 आवर्स, कि आप 24 घंटे में दुनिया के गिर्द चक्कर लगा सकते हैं। किस तरह से, इसकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरा और सबसे जो मुश्किल सवाल था वो क्या था कि ही वॉज थिंकिंग दैट ही वॉज टॉकिंग टू द एबर्ट। उसने कहा था ना कि मुझे बताओ मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, तो उसका जवाब देता है कि आप अभी ये सोच रहे हैं कि मैं एबर्ट हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं एबर्ट नहीं बल्कि उसका शेफर्ड हूँ। तो ये सारे जब वो जवाब देता है तो बादशाह हैरान भी होता है, खुश भी होता है, कि मतलब ऐसी एक खुशगवार सी उसको हैरानगी होती है। तो इस खुशी में वो उसको ना सिर्फ एबर्ट को माफ़ कर देता है, बल्कि जो शेफर्ड था उसको भी इनामात देकर नवाजता है, बल्कि यहाँ तक कि उसको एबर्ट बनने की ऑफ़र करता है। तो वो उससे माजरत कर लेता है कि मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, तो इस तरह से। बट इट वॉज एक्चुअली द शेफर्ड। बहरहाल वो बताता है कि मैं तो शेफर्ड हूँ। दीज आंसर्स प्लीज द किंग एंड ही रिवॉर्डेड द शेफर्ड एंड पार्डन द एबर्ट। तो ये थी ओवरऑल कहानी। अब हम इसको स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे तो आपको और ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ इसमें सिंगल स्टेंजा वाइज नहीं इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जहाँ एक बात बयान की जा रही है 2-3 स्टेंजा में, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो 1, 2 और 3 यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो स्टेंजाज हैं उसमें जो बात बयान की जा रही है उनको एक जगह हमने जमा कर लिया है। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। एनॉन, एनॉन का मतलब है सून। नोटेबल का मतलब प्रोमिनेंट। मैन एंड माइट का मतलब है फुल कंट्रोल, फुल अथॉरिटी के साथ। मेंटेन का मतलब मैनेज करना या निज़ाम को चलाना, सिस्टम को चलाना।
रॉड ये सेकंड फॉर्म है राइड की, घुड़सवारी करने को जिसको कहते हैं। रिनाउन का मतलब है शोहरत, फेम। ठीक है, तो अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। An ancient story I'll tell you anon of a notable prince that was called King John, and he ruled England with man and with might, for he did great wrong and maintained little right। ये उस बादशाह के बारे में है कि वो बड़ी ताकत के साथ, जबर के साथ वहाँ हुकूमत करता था, और उसके ज़माने में अच्छे काम तो कुछ नहीं हुए बल्कि ज़्यादातर बुरे काम ही हुए। तो अगले स्टेंजा में है एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी सो मैरी। मैरी का मतलब है हैप्पी, कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, यानी ये पोइट जो है कह रहा है कि आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो बड़ी मज़ेदार है, मैरी है। कंसर्निंग द एबट ऑफ कैंटरबरी। कंसर्निंग का मतलब है अबाउट, जो कि एबट के बारे में है, कैंटरबरी के। हाउ फॉर हिज हाउस कीपिंग एंड हाई रिनाउन दे रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन। रिनाउन जैसे मैंने बताया, उसकी शोहरत जो थी वो पूरे इलाके में थी, बादशाह तक वो बात पहुंची, और ये भी पता चला कि लोग उसको बड़ा यानी इज़्ज़त देते हैं, बड़े बड़े उसको तकरीबात में बुलाते हैं। दे रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन का मतलब यहाँ पर है कि उसको लंदन टाउन तक उसको लोग बुलाने आते थे, कोई तकरीबात होती थी, उसको बड़ी इज़्ज़त के साथ उसको ट्रीट करते थे। और आगे इसी की तफसील में है कि एन 100 men द किंग डिड हियर से। बादशाह को पता चलता है कि सैकड़ों आदमी उसके खादिम, उसके जो है खिदमतगार के तौर पर उसके घर में मौजूद होते हैं, उससे मिलने वाले आते जाते हैं। द एबट केप्ट इन हिज हाउस एवरी डे एंड 50 गोल्ड चेन्स विदाउट एनी डाउट इन वेलवेट कोट्स अवेटेड द एबट अबाउट। अच्छा, यहाँ एन जो है वो 100 से पहले लगाया है। एन 100 में जो एच का साउंड है वो प्रोनाउंस होता है, तो उससे पहले 100 आना चाहिए, लेकिन ये मुख्तलिफ डायलेक्ट्स के अंदर एच को बिल्कुल भी प्रोनाउंस नहीं किया जाता। तो गालिबन ये जिस रीजन से ताल्लुक़ होगा पोइट का, उस रीजन में शायद एच को प्रोनाउंस नहीं करते होंगे, इसीलिए उसने इसको N100 लिखा है। बहरहाल इसकी हम नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेंजा इंट्रोड्यूसेस द स्टोरी ऑफ अ नोटेबल प्रिंस नेम्ड किंग जॉन हु रूल्ड इंग्लैंड। It suggests that King John was a powerful ruler but also a tyrant. Tyrant का मतलब एक जालिम इंसान था, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करता था। The line, और जो लाइन में कहा है कि he did great wrong and maintained little right, implies का मतलब होना, implies that King John was unfair and unjust in his rule। ठीक है, वो इंसाफ नहीं करता था। The second stanza introduces the story of Abbot of Canterbury. It mentions the abbot's reputation for his lavish housekeeping. lavish का मतलब आलीशान, हाउस कीपिंग का मतलब उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, एंड हाई स्टेटस, कि उसकी जो रहन सहन का तरीका है वो बहुत आलीशान है, बादशाहों की तरह से। और एक और लाइन जो है उसमें है दे रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन सजेस्ट। इस लाइन से हमें पता चलता है दैट पीपल ट्रेवल्ड क्विकली टू इनवाइट द एबट टू एन इवेंट और सेलिब्रेशन इन लंदन बिकॉज ऑफ हिज फेम, कि उसकी शोहरत इतनी थी कि लोग लंदन शहर जो वहाँ मरकज़ था, दारुल हुकूमत था, वहाँ तक उसको लोग बुलाया करते थे उसकी शोहरत की वजह से। द थर्ड स्टेंजा प्रोवाइड्स एडिशनल डिटेल्स अबाउट द एबट ऑफ कैंटरबरीज वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। आगे उसी की तफसील बताई गई है कि कितनी उसकी माल दौलत थी, कितने लोग उसके घर में रहते थे, कितने खादिम उसके थे, और खादिम भी कैसे उम्दा लिबास और गोल्ड चेन्स वगैरह पहनते थे। It mentions that the abbot had 100 men in his house every day and that 50 of them wore gold chains and velvet coats, indicating their high status and abbot's richness। इनसे पता चलता है कि वो कितना उसका हाई स्टेटस था और कितना वो अमीर आदमी था। Overall, these lines serve as an introduction to the story, providing a glimpse into the characters and the themes that will be explored in the ballad। बहरहाल इस फर्स्ट 3 स्टेंजाज से हमें इसका अंदाज़ा होता है कि आगे क्या कहानी बताई गई है, इसमें हमें कुछ झलक ग्लिम्सेस इसमें मिलती हैं। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजाज। यहाँ स्टेंजा नंबर 4, 5 और 6 को एक साथ जो है वो एक्सप्लेन किया है। इसकी हम वर्ड्स मीनिंग पहले देख लेते हैं। अच्छा, चूँकि ये पुराने ज़माने की पोइट्री है तो इसमें जो वर्डिंग यूज़ हुई है वो है जो अब मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ नहीं होती, तो यहाँ इसीलिए इन वर्ड्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। यहाँ वर्ड है दी का मतलब यू जो हम ऐसे ऑब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं, और दाव का मतलब भी यू होता है लेकिन ये एज ए सब्जेक्ट आता है। दाव कीपिस्ट, और कीपिस्ट का मतलब सिंपल मॉडर्न इंग्लिश में कीप है। वर्कस्ट का मतलब सिंपली वर्क है या प्लान है, जैसा उसने कहा कि तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो। ट्रीजन का मतलब है बिट्रेयल यानी बगावत या गद्दारी। लीज का मतलब यहाँ लॉर्ड है, माई लीज जैसे कहा जाता है। कोट बेसिकली सैड है। अच्छा, ये TH जो साउंड है मॉडर्न इंग्लिश में हम S या ES लगाकर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैच करते हैं, ओल्ड इंग्लिश में वो TH के साथ करते थे, तो इसीलिए कोट इसका मतलब है सिंपल सैड। डेयर का मतलब है यहाँ हार्म,
ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं ज़्यादातर। ट्रू गॉटन का मतलब है लीगल या लॉफुल, यानी हलाल और जायज़ तरीके से हासिल की गई चीज़। गेयर का मतलब पोजीशन या प्रॉपर्टी, जो भी उसकी चीज़ें थीं। फॉल्ट का मतलब मिस्टेक या क्राइम, वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा फॉल्ट है। नीडेस्ट का मतलब सिंपली नीड। कांस्ट का मतलब सिंपली कैन। नेक्स्ट वर्ड है स्मिटन। स्मिटन का मतलब है कट या बीहेड कर देना, गर्दन उड़ा देना। तो यहाँ ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। अब हम इसकी स्ट्रेंजा की रीडिंग करते हैं। जैसा कि पिछले हमने स्ट्रेंजा में पढ़ा कि उसने बादशाह ने उसको बुलाया होता है, यहाँ अब डायलॉग है बादशाह का और एबर्ट का। बादशाह कहता है कि हाउ नाउ फादर एबर्ट, आई हेयर इट ऑफ दी, कि सुनाएं कैसे हैं आप, मैंने आपके बारे में सुना है। दाओ कीपेस्ट अ फार बेटर हाउस देन मी, कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा आलीशान घर बार रखते हो। एंड फॉर दाई हाउस कीपिंग एंड हाई रिनाउन आई फियर दाओ वर्कस्ट ट्रीजन अगेंस्ट माई क्राउन, कि तुम्हारा जो रहन सहन है, तुम्हारी जो माल दौलत है, तुम्हारा जो इन्फ्लुएंस है, उससे मुझे लगता है कि तुम कोई साजिश कर रहे हो, कोई गद्दारी कर रहे हो, कोई बगावत प्लान कर रहे हो। तो वो बेचारा डर जाता है और आगे से अपनी सफाई पेश करता है। वो कहता है कि माई लीज यानी माई लॉर्ड कोट द एबर्ट। एबर्ट कहता है आई वुड इट वर नोन, मैं चाहता हूँ कि ये सबको पता चल जाए, यानी सब ये बात जान लें। आई नेवर स्पेंड नथिंग बट वॉट इज़ माई ओन, कि मैं कभी भी जो मेरा ज़ाती माल है, जो मेरा जायज़ कमाया हुआ माल है, उसके अलावा मैंने कभी कुछ दूसरे ज़राए से हासिल नहीं किया। यानी मुझ पर ये इल्ज़ाम अगर है कि मेरे पास बड़ी माल दौलत है, तो वो सब कुछ मेरी जायज़ कमाई से है। और आगे कहता है कि एंड आई ट्रस्ट योर ग्रेस विल डू मी नो डेयर, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे या कोई सज़ा नहीं देंगे इस बात पर कि जो मेरा अपना माल है। फॉर स्पेंडिंग ऑफ माई ओन ट्रू गॉटन गेयर, कि जो कुछ मैं खर्च करता हूँ वो मेरा ज़ाती है, जायज़ है, हलाल है, तो इस पर आप मुझे कोई सज़ा नहीं देंगे। तो आगे से बादशाह उसको जवाब देता है कि येस येस फादर एबर्ट दाई फॉल्ट इज़ हाई, कि तुम्हारा जो जुर्म है, तुम्हारी जो गलती है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि उसने इल्ज़ाम तो उस पर लगाया था गद्दारी का कि तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो। फिर आगे कहता है कि एंड नाउ फॉर द सेम दाउ नीडेस्ट मस्ट डाई, और जो तुम्हारा क्राइम है, जो तुम्हारा फॉल्ट है, उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। और आगे फिर कहता है कि एक सूरत में तुम बच सकते हो मौत से, और वो क्या है? फॉर एक्सेप्ट दाउ कांस्ट आंसर माई क्वेश्चन 3 दाई हैड शल बी स्मिटन फ्रॉम दाई बॉडी। तो वो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे इन 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो तुम्हारे तन से तुम्हारे सर को जुदा कर दिया जाएगा, और जो कुछ भी तुम्हारी पोजीशन है वो सब कब्जे में ले ली जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन है, द फर्स्ट टू लाइन्स शो किंग जॉन कन्फ्रंटिंग द एबर्ट। एबर्ट और उसका आमना सामना होता है, अक्यूजिंग हिम ऑफ मेंटेनिंग अ बेटर हाउस एंड सजेस्टिंग दैट ही मे बी वर्किंग अगेंस्ट द किंग्स अथॉरिटी। यानी वो सारी बातें यहाँ वो दोहराई गई हैं कि वो उसके खिलाफ जो है कोई साजिश कर रहा है, उससे बेहतर घर बार है उसका, और बादशाह की अथॉरिटी को वो चैलेंज करना चाहता है। किंग जॉन इम्प्लाइज दैट द एबर्ट्स वेल्थ एंड रेपुटेशन थ्रेटन्स हिज ओन पोजीशन एज किंग। वो कहता है कि तुम्हारी मालो दौलत से मुझे ख़तरा है कि कहीं तुम मेरे खिलाफ ही साजिश ना कर रहे हो। उसके जवाब में जो उसने कहा था कि इन रिस्पॉन्स द एबर्ट डिफेंड्स हिमसेल्फ स्टेटिंग दैट ही ओनली स्पेंड्स व्हाट इज़ राइटफुली हिज ओन, कि वो तो जो जायज़ है उसमें से खर्च करता है, और जायज़ दौलत जितनी भी हो इंसान की वो कोई जुर्म तो नहीं है। ही होप्स दैट किंग विल नॉट पनिश हिम फॉर यूजिंग हिज लॉफुल वेल्थ, तो वो बादशाह से यही कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे इस पर कोई सज़ा नहीं देंगे। हाउएवर किंग जॉन रिमेंस अनसेटिस्फाइड, ज़ाहिर है उसने ना तो मुतमईन होना था, तो वो मुतमईन नहीं होता विद द एबर्ट्स एक्सप्लेनेशन एंड अक्यूजेज हिम ऑफ अ सीरियस ऑफेंस। कहता है कि तुमने तो बहुत खौफनाक जुर्म किया है, बड़ा ही सीरियस जुर्म किया है। डिक्लेयरिंग दैट ही मस्ट डाई फॉर हिज एक्शंस, द किंग सेट्स अ चैलेंज फॉर द एबर्ट, ही मस्ट आंसर 3 क्वेश्चंस करेक्टली और फेस एक्सिक्यूशन, या तो वो 3 सवालात के जवाब दे दे या फिर मौत का सामना करे। एक्सिक्यूशन का मतलब है सजाए मौत। नेक्स्ट इसमें स्टेंजा नंबर 7 और 8 को एक साथ रखा गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इसकी वर्ड्स मीनिंग भी देख लेंगे। अब वो सवालात किंग जो है अपने दोहराता है। वो कहता है द एंड फर्स्ट कोट द किंग, किंग कहता है व्हेन आई एम इन दिस स्टेट, स्टेट का मतलब है प्लेस, कि जब मैं यहाँ अपने दरबार में इस जगह मौजूद हूँ, विद माई क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर ऑन माई हेड among all my liegemen so noble of birth, thou must tell me to one penny what I am worth, कि मैं यहाँ इस दरबार में इस तख्त पर मौजूद हूँ, मेरे इर्द गिर्द नोबल लोग हैं, इस दरबार में मेरी क्या कीमत होगी, इस सब चीज़ों को सामने रखते हुए मेरी कीमत तुम्हें बतानी होगी। और कीमत भी ऐसे नहीं बतानी कि आपकी तो कोई कीमत ही नहीं या आप तो बेमोल हैं, बल्कि बिल्कुल एक एक रुपये, एक एक पाई तक के हिसाब में उसको बताना है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सेकंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट, यानी एग्जैक्टली बताना है। विदाउट एनी डाउट का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट बताना है। हाउ सून आई मे राइट द होल वर्ल्ड अबाउट, एंड एट द थर्ड क्वेश्चन दाउ मस्ट नॉट श्रिंक,
दाउ मस्ट नॉट श्रिंक का मतलब कि तीसरे क्वेश्चन से भी तुम बच नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चंस के जवाब दिए तो तीसरा माफ़ हो जाएगा, बल्कि तीसरा भी जवाब देना लाजमी है। और वो क्या है? बट टेल मी हियर ट्रूली व्हाट आई डू थिंक, कि ये बताओ कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ। अब ज़ाहिर है ये वो सवालात थे जो नामुमकिनात में से थे, और बादशाह ने ये सवाल ही इसलिए पूछे थे कि ना इसको ये सवालात के जवाबात आएंगे और मेरे पास जवाज़ बन जाएगा इसकी सारी दौलत को हथियाने का। एक्सप्लेनेशन में इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, ये मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप इसको ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं। सवालात को सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि क्या सवाल पूछे गए। स्टेंजा नंबर 9 और 10 एक साथ रखे हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो वो बेचारा जब ये सवालात सुनता है तो वो डर जाता है और वो आगे से वजाहत देने की कोशिश करता है कि ओह दीज आर हार्ड क्वेश्चंस फॉर माय शैलो विट। शैलो विट का मतलब, विट का सिंपली मतलब होता है इंटेलिजेंस, जहानत, अक्ल, और शैलो का मतलब जो बहुत ज़्यादा पुख्ता ना हो या बहुत ज़्यादा गहरी ना हो। तो वो कहता है कि मेरी कम अक्ल इस काबिल नहीं है, या मेरी अक्ल इस काबिल नहीं है कि मैं इन सवालात के जवाब आपको दे सकूं, और ख़ास तौर पे इसी वक्त दे सकूं। ये तो मैं बिल्कुल इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। नॉर आई कैन नॉट आंसर योर ग्रेस एज येट, कि ना ही मैं इस वक्त आंसर दे सकता हूँ। बट इफ़ यू विल गिव मी बट 3 वीक्स स्पेस आई विल डू माई एंडीवर टू आंसर योर ग्रेस। एंडीवर का मतलब ट्राई या एफर्ट, कि मैं अपने तौर पे कोशिश कर लूँगा। अगर आप मुझे 3 हफ्तों का टाइम दें कम अज़ कम, तो मैं कोशिश करूँगा कि शायद मैं आंसर दे सकूँ। बादशाह कॉन्फिडेंट होता है कि इसको कोई जवाब तो मिलने नहीं है, तो वो कहता है कि नाउ 3 वीक्स स्पेस टू दी विल आई गिव, कि ठीक है मैं तुम्हें 3 हफ्तों का टाइम देता हूँ। एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम दाउ हैज़ टू लिव, कि यही तुम्हारे पास वक्त है। फॉर इफ़ दाउ डस्ट नॉट आंसर माई क्वेश्चन 3 दाई लैंड्स एंड दाई लिविंग्स आर फॉरफिट टू मी, कि अगर तुमने मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो तुम्हारी माल और दौलत विल बी टेकन अवे, ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा तुमसे। नीचे इसी को एक्सप्लेनेशन में तफसील से बताया है, इसको देख लेते हैं। द एबर्ट एक्नॉलेजेस, वो सारा कहता है कि ये सवाल तो मेरे लिए बड़े मुश्किल हैं, इनको तो मैं जवाब नहीं दे सकता, मुझे कम अज़ कम 3 हफ्तों का वक्त अगर दिया जाए तो मैं कोशिश करूँगा। और फिर बादशाह आगे से वार्न भी कर देता है कि ये 3 हफ्ते ही हैं समझ लो तुम्हारे लिए ज़िंदगी के। नेक्स्ट इसमें 11, 12 और 13 जो स्टेंजाज हैं उनको एक साथ रखा है। इसमें अब बेचारा वो वार्निंग भी उसको मिल जाती है, 3 हफ्तों का टाइम मिल जाता है, वहाँ से बेचारा मायूस होकर परेशान होकर निकलता है। तो इन स्टेंजाज में उसको बयान किया है। अवे रोड द एबर्ट ऑल सैड एट दैट वर्ड एंड ही रोड टू कैम्ब्रिज एंड ऑक्सनफोर्ड बट नेवर अ डॉक्टर देयर वाज सो वाइज दैट कुड विद हिज लर्निंग एंड आंसर डिवाइस। वो बेचारा वहाँ से जाता है, ऑक्सफोर्ड जाता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाता है। अच्छा, ये ऑक्सनफोर्ड जो है ये ऑक्सफोर्ड की ही बात हो रही है। डॉक्टर का मतलब है यहाँ स्कॉलर या लर्नड कोई मैन, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, उनके पास गया, अपना मसला बताया, वो भी ज़ाहिर है इस तरह के जवाबात वो भी नहीं दे सके। डिवाइस का मतलब है जवाब बनाना या इन्वेंट करना, तो वो भी बेचारे नाकाम रहे उसकी मदद करने में। देन परेशान, डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल टूटे दिल के साथ वो वापस पलटता है अपने गांव, और वो इस तलाश में, जवाबात की तलाश में उसका अच्छा खासा वक्त ऑलरेडी गुजर चुका होता है। देन होम रोड द एबर्ट ऑफ कम्फर्ट सो कोल्ड। ऑफ कम्फर्ट सो कोल्ड का मतलब परेशान, जाहिर है उसकी परेशानी इसलिए बढ़ती जा रही है कि उसकी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म होता जा रहा है गुजरते लम्हात के साथ। एंड ही मेट हिज शेफर्ड अ गोइंग टू फोल्ड, तो वहाँ उसकी मुलाकात हो जाती है अपने इलाके के चरवाहे से जो भेड़ों का रेवड़ लेकर जा रहा होता है। और फिर उससे मुलाकात होती है तो उनके डायलॉग हैं आगे। तो शेफर्ड देखकर उसको बड़ा खुश होता है, उसको वेलकम करता है और कहता है हाउ नाउ माई लॉर्ड एबर्ट, यू आर वेलकम होम, व्हाट न्यूज़ डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम गुड किंग जॉन, कि आप आए, मुबारक हो, यानी इस तरह की वजह से वेलकम करता है और कहता है कि आप क्या ख़बर लाए हैं हमारे लिए बादशाह की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर है वो पुराना ज़माना, कम्युनिकेशन थी नहीं, हर आने जाने वाले से ही ख़बरें एक दूसरे को मिलती थीं। तो वो बेचारा परेशान, उदास, मुंह लटका हुआ कहता है सैड न्यूज़ शेफर्ड आई मस्ट गिव, कि सिवाय मायूसी की ख़बरों के और कुछ नहीं मेरे पास। दैट आई हैव बट 3 days मोर टू लिव, कि मेरे पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं मेरी ज़िंदगी के। फॉर इफ़ आई डू नॉट आंसर हिम क्वेश्चन 3 माई हेड विल बी स्मिटन फ्रॉम माई बॉडी, कि अगर मैंने उसको 3 सवालात के जवाबात नहीं दिए तो मेरी गर्दन मार दी जाएगी। तो वही परेशानी अपने उस शेफर्ड को बताता है और वो सारे सवालात भी उसको दोहराता है। इसमें एक्सप्लेनेशन में यही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं नीचे सिंपल वर्ड्स के अंदर। अगला जो इसमें स्टेंजाज हैं वो हैं 16, 17 और 18। जब शेफर्ड उसकी बात सुनता है तो बजाय इसके कि वो परेशान होता, वो एकदम उसको कहता है कि नाउ चीयर अप सर एबर्ट, आप खुश हो जाएं, परेशान ना हो। डिड यू नेवर हियर येट, क्या आपने कभी सुना नहीं, दैट अ फूल ही मे लर्न अ वाइज मैन विट। विट का मतलब है यहाँ अक्ल की बात, अक्लमंदी। तो कहता है आपने कभी सुना नहीं कि कभी कभी
कोई अहमक इंसान, कोई अनपढ़ इंसान, कोई कम अक्ल वाला इंसान भी बड़ी अक्ल की बात कर सकता है, बड़ी उसके पास अक्ल हो सकती है। तो वो फिर उसको तजवीज़ देता है। वो कहता है कि लैंड मी हॉर्स एंड सर्विंग मैन एंड योर एप्रल, कि मुझे अपना ये घोड़ा, अपने ये खादिम दीजिए और आपका जो ये लिबास है ये दीजिए। एंड आई विल राइट टू लंदन टू आंसर योर क्वेरल। क्वेरल का मतलब जो आपका झगड़ा हुआ है, जो आपका ये क्वेरल है, परेशानी है, इसको आंसर करने मैं जाऊँगा, आप मुझे अपनी ये चीज़ें उधार दे दें। अच्छा, अब वो ये सुनता है तो वो थोड़ा-सा नाराज़ सा होता है कि ये क्या बात कर रहा है, और ज़ाहिर-सी बात है उसकी जो पोज़ीशन थी, एक शेफ़र्ड आम सा गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, वो इस तरह की बात करता है तो वो उसको नाराज़ सा हो जाता है एबर्ट सुनकर कि ये क्या बात कर रहा है। तो जब वो नाराज़गी दिखाता है तो उसको कहता है कि ने फ्रॉन नॉट, यानी आप गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो। फ्रॉन का मतलब चेहरे पर जो नाराज़गी के तासुरात आ जाते हैं, उसको उसने कहा। इफ़ इट हैथ बीन टोल्ड अनटू मी आई एम लाइक योर लॉर्डशिप एज़ एवर मे बी, कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आपका वैसे ही ख़ादिम हूँ, आप मेरे लॉर्ड हैं आप, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी बात अगर मान लें तो आपका मसला हल हो सकता है। एंड इफ़ यू विल बट लैंड मी योर गाउन देयर इज़ नन शल नो अस एट फेयर लंदन टाउन, कि अगर आप मुझे अपना ये गाउन, अपनी ये सारी चीज़ें दे दें तो मुझे और आपको कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये मैं हूँ या आप हैं। यानी वो उससे कहता है कि मैं मिलता जुलता हूँ और फिर जब मैं इस लिबास में जाऊँगा तो कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। खैर, वो बेचारा, उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला भी होता है, तो वो उसकी इस तजवीज़ को सिर्फ़ एक चांस के तौर पर मान लेता है। तो कहता है कि नाउ हॉर्सेस एंड सर्विंग मैन दाउ शल्ट हैव, कि ठीक है तुम मेरी ये चीज़ें ले लो। विथ सम्पचुअस अरे मोस्ट गैलेंट एंड ब्रेव। सम्पचुअस का मतलब वो आलीशान लिबास पहने हुए उसके खादिम, और अरे का मतलब उनका जो ग्रुप होता है पूरा, और आगे गैलेंट, गैलेंट का मतलब फियरलेस, बहादुर। विथ क्रोजियर एंड माइटर एंड रॉशेट एंड कोप फिट टू अपेयर फॉर आवर फादर द पोप, यानी जो एक बिशप होता है वो जो लिबास पहनता है और उसके सर पर जो एक पॉइंटेड सी टोपी होती है और जो उसके हाथ में एक स्टिक होती है, या जो उसने जो गाउन सा पहना होता है, ये सारी चीज़ें उसका यहाँ एक एक चीज़ का नाम लिया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं ये सारे के सारे वर्ड्स उसी के लिए यूज़ हुए हैं। जैसे क्रॉजियर का मतलब है अ लॉन्ग स्टिक, जो ऊपर से थोड़ी सी ऐसी घूमी हुई सी है, और माइटर जो है वो केप होता है, जो लंबा सा पॉइंटेड केप पहना हुआ है। रॉशेट का मतलब यहाँ रॉब वॉर्न बाय बिशप, गाउन से पहनते हैं जो आगे उन्होंने एक डोरी से, पट्टी से बांधा होता है। और कॉप का मतलब भी ढीले ढाला से एक और पीस ऑफ क्लॉथ उस पर डाला होता है। तो ये यहाँ तस्वीर में आपको ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ये इन्हीं को यहाँ एक्सप्लेन किया है। दूसरा इसमें जो है फॉर आवर फादर द पॉप, तो वो कहता है कि ये वो लिबास है कि जिसको पहनकर तुम पॉप के सामने भी हाजिर हो सकते हो, यानी मुकम्मल तुम एक बिशप या एक एबर्ट बिल्कुल इसमें लगोगे। बहरहाल, अब शेफ़र्ड जो है ये सारी चीज़ें लेकर बिल्कुल वो एबर्ट ही लग रहा होता है और उस हुलिये में वो बादशाह के दरबार में जाकर पेश हो जाता है। नीचे एक्सप्लेनेशन में इसी को मुख्तलिफ वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। अगला इसमें स्टेंजा नंबर 19, 20, 21 एंड 23 को एक साथ रखा गया है। थोड़ा सा ये लॉन्गर, इसके अंदर ज़्यादा स्टेंजाज हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। अब जो शेफ़र्ड है वो बादशाह के दरबार में हाजिर है। इन स्टेंजाज में बादशाह और शेफ़र्ड के डायलॉग्स हैं जिसमें वो बादशाह के सवालात के जवाब देगा। तो वो जाता है बादशाह के सामने, बादशाह उसको कहता है नाउ वेलकम सर एबर्ट। अच्छा, वो उसको एबर्ट ही समझ रहा होता है तो उसको एबर्ट कह के मुखातिब करता है। नाउ वेलकम सर एबर्ट, द किंग डिड से, किंग ने कहा, टिस वेल दाउट कम बैक टू कीप दाई डे, कि तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम अपने वादे के मुताबिक आ गए हो। फॉर एंड इफ दाउ कांस्ट आंसर माई क्वेश्चन 3 दाई लाइफ एंड दाई लिविंग बोथ सेव्ड शल बी, कि अगर तुम मेरे 3 सवालात के जवाब दे दोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी पोजीशन बच जाएगी, और अगर नहीं दे सके तो जाहिर है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब वो पहला सवाल जो होता है वो फिर से दोहराता है वो सारा। एंड फर्स्ट when thou seest me here in this state with my crown of gold so fair on my head among all my liegemen so noble of birth, tell me to one penny what I am worth। तो उसका जवाब देता है शेफर्ड, वो कहता है फॉर 30 पेंस आवर सेवियर वॉज सोल्ड। अच्छा, यहाँ ये जो सेवियर कहा है उसने, ये बेसिकली बाइबल की एक कहानी को रेफरेंस बनाया है जिसमें ये था कि जो ज्यूज़ थे उस वक्त के, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तज़लील करने के लिए, उनको कमतर दिखाने के लिए उनकी कीमत लगाई थी 30 पेंस।
30 पैसा जिसको हम कह सकते हैं। तो शेफर्ड जो है उस कहानी की तरफ इशारा करके बताता है कि फॉर 30 पेंस आवर सेवियर वाज सोल्ड, कि हमारे जो सेवियर थे उनको, सेवियर का मतलब जैसे मैंने बताया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, उनको 30 पैसों में जो है वो सोल्ड किया गया था, बेचा गया था अमंग द फॉल्स ज्यूज़ एज आई हैव बीन टोल्ड, जैसा कि मैंने पढ़ा है या सुना है। एंड 29 इज़ द वर्थ ऑफ दी, तो लिहाजा जब वो पैगंबर होकर इतनी आली मकाम पर होने के बावजूद उनकी इतनी कीमत लगाई गई थी, तो आप तो इंसान हैं, पैगंबर नहीं है, तो उनसे एक पैसा आपकी कम कीमत होगी, यानी 29 पेंस ऑफ वर्थ ऑफ दी। फिर आगे कहता है कि फॉर आई थिंक दाउ आर्ट 1 पेनी वर्स देन ही, वर्स का मतलब लेस, तो मैं समझता हूँ कि आप चूँकि पैगंबर के मुकाबले में एक आम इंसान है, तो लिहाजा आपकी कीमत उनसे कम अज़ कम एक पैसा कम है। सो द किंग ही लाफ्ड, बादशाह ये सुनकर हंसता है। एंड सोर बाय सेंट बिटल, ये मुख्तलिफ अपने जो पॉप्स होते हैं उनकी कसम खाकर कहता है, और फिर कहता है कि आई डिड नॉट थिंक आई हैड बीन वर्थ सो लिटिल, कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी कम कीमत होगी। और फिर खैर इस जवाब से वो एक तरह से मुतमईन हो जाता है। फिर वो उससे दूसरा सवाल करता है कि नाउ सेकेंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट हाउ सून आई मे राइड दिस होल वर्ल्ड अबाउट। तो उसका आंसर जो शेफर्ड देता है वो कहता है, यू मस्ट राइज विद द सन एंड राइड विद द सेम until the next morning he rises again। he rises का मतलब है सूरज का तुलू होना। तो वो कहता है कि आप सूरज के साथ सफ़र शुरू करें और सूरज के साथ साथ ही चलते जाएं यहाँ तक कि वो अगले दिन फिर से तुलू हो। एंड देन योर ग्रेस नीड नॉट मेक एनी डाउट, तो आप फिर बिल्कुल एग्जैक्ट अंदाज़ा लगा सकेंगे, बट इन 24 आवर्स यू विल राइड इट अबाउट, कि आप 24 घंटे में दुनिया के गिर्द सफ़र मुकम्मल कर लेंगे। तो ज़ाहिर है ये जवाब भी उसको कन्विंस करता है और वो बड़ा हंसता है इस जवाब पर भी। द किंग ही लाफ्ड एंड सोर्ड बाय सेंट जॉन, वो फिर से जो है अपने सेंट जॉन की कसम खाकर कहता है कि आई डिड नॉट थिंक इट कुड बी डन सो सून, कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतना लंबा सफ़र इतनी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। और फिर वो अपना तीसरा सवाल करता है, वो कहता है कि नाउ फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन दाउ मस्ट नॉट श्रिंक, कि तीसरा भी तुम्हें जवाब ज़रूर देना है, ये नहीं कि दो का जवाब दे दिया तो तीसरे से बच जाओगे, तीसरा भी जवाब देना है। और वो क्या है कि बट टेल मी हियर ट्रूली व्हाट आई डू थिंक, कि अब मुझे बताओ कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। तो जाहिर है वो उस वक्त यही सोच रहा था कि ये एबर्ट है, तो इस चीज़ का ही फ़ायदा उठाकर उसको क्या जवाब देता है ये अगले स्टेंसा में। अच्छा, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये यही बातें हैं जो मैंने आपको वर्बली बताई हैं, इनको आप रीडिंग करके इसमें से समझ सकते हैं, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगला जो स्टेंजा 24, 25 और 26 यहाँ दिया है, इसको हम पढ़ लेते हैं, और ये है उसके लास्ट क्वेश्चन का जवाब। वो कहता है कि यस दैट आई शैल डू, कि हाँ इसका भी मैं जवाब दूंगा। एंड मेक योर ग्रेस मैरी, कि आप वो जवाब सुनकर खुश हो जाएंगे। और वो जवाब क्या होता है कि यू थिंक आई एम द एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, कि आप इस वक्त यही सोच रहे हैं कि मैं एबर्ट ऑफ कैंटरबरी हूँ, बट आई एम दिस पुअर शेफर्ड एज प्लेन एज यू मे सी, कि मैं तो उसका शेफर्ड हूँ, चरवाहा हूँ, जैसा कि आप सामने मुझे देख सकते हैं। प्लेन का मतलब वाज़े तौर पर, दैट एम कम टू बैग पार्डन फॉर हिम एंड फॉर मी, और मैं तो, यानी वो एक तरह से गिड़गिड़ा कर उससे गुजारिश भी करता है कि मैं तो यहाँ अपने लिए और उसके लिए आपसे माफ़ी तलब करने आया हूँ, कि आप बादशाह हैं, आप चाहें तो माफ़ कर दें। तो बादशाह ज़ाहिर है उसको लाजवाब हो जाता है इस जवाब से भी, तो कहता है कि आगे फिर वो हंसता है। द किंग ही लाफ्ड एंड सोर्न बाय द मैस, मैस का मतलब पब्लिक, आवाम, रियाया। तो रियाया की एक तरह से कसम खा के कहता है कि आई विल मेक दी लॉर्ड एबर्ट दिस डे इन हिज प्लेस, कि तुम इतने काबिल और ज़हीन इंसान हो, मैं तुम्हें एबर्ट की जगह नया एबर्ट बनाता हूँ आज ही, अभी ही। तो वो ये सुनकर जो है आगे से कहता है शेफर्ड कि नाउ ने माई लीज बट नॉट इन सच स्पीड, कि नहीं नहीं आप ऐसा ना करें, इतनी जल्दी ना करें। फॉर अलैक आई कैन नाइदर राइट नॉर रीड, अलैक बेसिकली ये ओल्ड इंग्लिश में अलैक है, ये मॉडर्न इंग्लिश में इसको अलास कहा जाता है, जो कि अफसोस का, किसी चीज़ का, गम का इजहार करना हो या कोई परेशानी की बात बतानी हो। तो वो कहता है कि फॉर अलास के अफसोस, आई कैन नाइदर राइट नॉर रीड, कि मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता, मैं तो एक अनपढ़ इंसान हूँ। बहरहाल बादशाह उससे खुश तो होता है और उसको इनामात भी देना चाहता है। तो वो कहता है चलो तुम एबर्ट नहीं बनना चाहते तो मैं फिर तुम्हें 4 नॉवेल्स अ वीक देन आई विल गिव दी, कि मैं तुम्हें 4 नॉवेल्स अ वीक, पर वीक उसका एक वजीफ़ा मुकर्रर कर देता है। अच्छा, ये नॉवेल्स जो है ये बेसिकली उस ज़माने की करेंसी थी, कॉइन था, गोल्ड कॉइन होता था, उसको नॉवेल्स कहते हैं। तो 4 नॉवेल्स अ वीक देन आई विल गिव दी फॉर दिस मैरी जेस्ट दाउ हस्ट शोन अनटू मी, कि ये जो तुमने मेरा दिल खुश किया है, ये जो तुमने इतने मज़े के जवाबात दिए हैं जिससे बादशाह खुश हो गया है। एंड टेल द ओल्ड एबर्ट व्हेन दाउ कम्स्ट होम दाउ हस्ट ब्रॉट हिम अ पार्डन फ्रॉम गुड किंग जॉन, कि जाओ और उस एबर्ट को बता दो कि बादशाह ने उसे भी मुआफ़ कर दिया है। तो ये थी बड़ी मज़ेदार सी कहानी, ये बैलेड,
आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं नीचे, वो सारी की सारी वही हैं जो मैंने आपको वर्बली वैसे बता दी हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। अब आ जाइए इसकी क्रिटिकल समरी की तरफ। इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम है, दिस एनोनिमस बैलेड इज़ कंपोज्ड ऑफ क्वाट्रेंस। एनोनिमस का मतलब अननोन, जिसके ऑथर का ना पता हो, ठीक है, और क्वाट्रेंस से ये मिलकर बनी हुई है। क्वाट्रेंस का मतलब 4-4 लाइन के स्टेंजाज इसमें लिखे गए हैं और 4 लाइन्स। ईच स्टेंजा फॉलोज एन ए ए बी बी राइम स्कीम, यानी ए ए बी बी सी सी डी डी, इस तरह से इसकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम के हवाले से आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि राइम स्कीम क्या होती है और किस तरह से हम उसको पहचानते हैं। द पोएम शोकेसेस, यानी शो करती है, सेवरल नोटवर्दी एस्पेक्ट्स दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स एंड्यूरिंग चार्म एंड अपील। बहुत से ऐसे एस्पेक्ट इसके अंदर हैं कि जिससे इस पोएम के चार्म और अपील हमें समझ आता है। इसमें इस तरह की एक मज़ेदार सी एक तो कहानी बनाई गई है और ये सदियों से चली आ रही है। इसको लोग एक दूसरे को सुनाते हैं और इन्जॉय करते हैं, तो इसमें बड़ी चार्म है, बड़ी अपील है। और इसमें जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं वो क्या है। फर्स्टली द पोएम बिगिंस विद एन इंगेजिंग इंट्रोडक्शन, बड़ा मज़ेदार सा इंट्रोडक्शन है। बादशाह की जो है उन्होंने बात शुरू की है कि उसके ज़माने में कुछ अच्छा नहीं हुआ, ज़्यादातर गलत काम हुए, तो एक पढ़ने वाला एक दिलचस्पी लेता है, फिर उसको पढ़ता चला जाता है। इमीडिएटली ड्राइंग द रीडर इनटू द नैरेटिव, और फिर वो उस नैरेटिव के कहानी का हिस्सा बन जाता है पढ़ने वाला। द मेंशन ऑफ किंग जॉन्स रूल एंड हिज reign characterized by wrongdoings and limited justice sets the stage for the satirical tone that pervades the poem। अच्छा, इसमें 2-3 मुश्किल वर्ड्स हैं, ये मैं पहले बता दूं। रैन का मतलब है हुकूमत करना, या जो उसका तर्ज हुकूमत था, और नेक्स्ट इसमें जो वर्ड है सटैरिकल, सटैरिकल का मतलब होता है तंजिया, यानी इसमें जो टोन है इस पोइम के अंदर, जो उसने तनकीद की है उस बादशाह के तर्ज हुकूमत पर, उसके अंदाज़ पर, तो ओवरऑल हमें इस पोइम के अंदर वो टोन मिलती है। और परवेड्स का मतलब भी यही है, पूरे में मौजूद होना। पूरी पोएम के अंदर जो इसकी टोन है वो सैटारिकल है, यानी तंजिया है। द पोएम कंटिन्यूज विद अ मैरी टेल सेंटर्ड अराउंड द एबट ऑफ कैंटरबरी एंड किंग जॉन। एक मज़ेदार सी कहानी है, टेल का मतलब कहानी, जो कि बादशाह और एबट के गिर्द घूमती है। द पोएट स्किलफुली वीव्स टुगेदर द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी टू डिपिक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन द किंग एंड द एबट। अच्छा, इसमें बड़ी खूबसूरती से पोइट ने बड़ी स्किलफुली ह्यूमर को, यानी मज़ाहिया अंदाज से भी इसने बयान किया है, और आयरनी भी है, यानी तंज है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का। तो जिस तरह सटैरिकल इसकी टोन मैंने बताई, उसी तरह पोइट ने इसमें जो एलिमेंट शामिल किए हैं वो ह्यूमर और आयरनी है, और बड़ी खूबसूरती के साथ उसने उस डायलॉग के अंदर इन दोनों एलिमेंट्स को शामिल किया है। द ह्यूमरस टोन लाइटन्स द पोएम, और इसकी जो टोन रखी गई है वो तंजिया भी है, मज़ाहिया भी है, जिससे दिलचस्पी कायम रहती है। मेकिंग इट एन्जॉयबल एंड एंटरटेनिंग। एज द नैरेटिव प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, द पोएम हाईलाइट्स द टेंशन बिटवीन किंग जॉन्स एनवी एंड द एबर्ट्स अटेम्प्ट टू डिफेंड हिमसेल्फ। एनवी का मतलब है जेलिसी। आहिस्ता आहिस्ता हम जब आगे आगे बढ़ते हैं तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि बादशाह किस दर्जे का उससे जेलिस होता है और किस तरह उसकी सारी माल दौलत को हथियाना चाहता है। द पोएम्स क्लाइमेक्स अराइव्स व्हेन द एबर्ट सीक्स हेल्प फ्रॉम अ शेफर्ड। तो शेफर्ड से जब वो मदद मांगता है तो समझ लें वो पोएम का क्लाइमेक्स एक तरह से है। द ट्विस्ट एड्स एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड क्लेवरनेस टू द स्टोरी। यहाँ बिल्कुल एक ट्विस्ट आ जाता है, कहाँ तो वो एबर्ट बेचारा परेशान फिर रहा था और कहाँ अचानक से शेफर्ड है वो उसको ऑफर करता है। बड़ा सरप्राइजिंग सा एलिमेंट भी होता है, और इसमें हमें एक क्लेवरनेस भी नजर आती है राइटर की। इट चैलेंजेस द नोशन ऑफ हायरार्की एंड इंटेलिजेंस। अच्छा, नोशन का मतलब होता है आइडिया या कॉन्सेप्ट। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यही है कि जहानत पढ़े लिखे लोगों में ही पाई जाती है, जबकि यहाँ हम देखते हैं कि शेफर्ड जो बेचारा लिखना पढ़ना तक नहीं जानता था, उसमें उस एबर्ट से ज़्यादा जहानत थी, ज़्यादा उसमें होशियारी थी। सजेस्टिंग दैट विजडम कैन बी फाउंड इन एनी पर्सन, यानी इससे यही अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि अक्ल जो है वो किसी भी शख्स में पाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि इंसान पढ़ा लिखा हो या उसने बहुत सी किताबें पढ़ी हों। Overall, The Abbot of Canterbury is a delightful and engaging poem that masterfully combines humor, satire and social commentary। इसमें हमें ह्यूमर भी मिलता है, मज़ेदार सा, सटायर यानी तंज भी मिलता है, और सोशल कमेंट्री। सोशल कमेंट्री का मतलब कि किस तरह के उस ज़माने के हालात थे, किस तरह से चर्च जो था वो बिहेव करता था, और किस तरह के उस ज़माने के बादशाह हुआ करते थे। द क्लेवर वर्ड प्ले, engaging dialogue and moral implications make it a timeless piece that continues to resonate with readers। resonate का मतलब गूंज इसकी हमेशा रीडर के साथ रहती है, यानी ये ऐसी कहानी है जो हर ज़माने में लोग पढ़ते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, और ये सदियों से इसी तरह से चली आ रही है। तो ये एक टाइमलेस पीस ऑफ लिटरेचर बन चुका है। आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बुक में दिए गए हैं, वो आप अपने तौर पर देख सकते हैं। इसमें कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।